तो वो लड़की भी यश का बात मान उसके गालों पर किस कर देती है। वही यश भी उसका फोटो क्लिक कर लेता और क्रूर मुस्कान के साथ ईशान को भेज देता है। उस पर यश के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी, दिल के अंदर अजीब सा संतोष और गुस्सा दोनों चल रहा था। उसे पता था ये फोटो ईशान को अंदर तक जला देगा, और यही तो वह चाहता था। ईशान ऑफिस में बैठा यश की दोबारा कॉल आने का ही इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में फाइल थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार फोन की स्क्रीन पर जा रहा था। तभी उसे यश का भेजा हुआ मैसेज दिखाई देता है, तो वह मैसेज को खोल देखता है। यश को किसी और लड़की के साथ देख गुस्से में ईशान आग बबूला हुए जा रहा था। उसकी आंखों में जलन, गुस्सा और दर्द सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। बिना देरी किए वह झट से कॉल कर देता है ईशान को। वही यश अब एटीट्यूड के साथ कहता है, जानता हूँ ईशान, तुम मुझे डैड से मिलवाने नहीं ले जाने वाले हो, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हो, तो अब मैं भी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊंगा। हो, इतना कहते हुए यश अपने फ़ोन को साइलेंट कर पॉकेट में रख वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है। उसके दिल में हल्का सा दर्द था, पर वह उसे दिखाना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह कमज़ोर पड़ा तो ईशान उसे और कंट्रोल करेगा। यश को फ़ोन ना उठता देख ईशान गुस्से में पागल हुए जा रहा था और वह खड़ा हो जाने को था। तभी उसे साहिल आता हुआ दिखता, वो भी परेशान था। तो ईशान साहिल की तरफ देख कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ? ईशान के सवाल को सुन साहिल चेयर पर बैठ उदास हो कहता है, पता नहीं अमन को क्या हुआ है, और आज जो भी सुबह हुआ ये याद कर गुस्से में कहता है, अमन का मूड स्विंग तो लड़कियों से भी ज़्यादा है, कभी वो मेरे साथ रहना चाहता है तो कभी दूर जाना चाहता है। पहले अच्छी अच्छी बातें करके खुद मेरे करीब आएगा और एक ही पल में दूर चला जाएगा, ये कहकर कि मैं उसके साथ सिर्फ सेक्स करना चाहता हूँ। बेचारा साहिल अपना सारा भड़ास ईशान को कहे जा रहा था बिना कुछ सोचे समझे, और ईशान अच्छे पेरेंट्स की तरह चेयर पर लदाराम से सुने जा रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर अंदर वह भी अपने ही दर्द से गुजर रहा था। तब आखिरी में साहिल ईशान की तरफ देख कहता है, इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। जब साहिल ईशान की तरफ देखता तब जाकर बेचारे को रियलाइज होता कि गुस्से में वो कुछ ज़्यादा ही कह चुका है। ये जान वो अपना सर झुका उदास हो कहता है, सॉरी बॉस, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। ये सुन ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं। वही ईशान यश का हरकत याद कर कहने लगता है, अमन तो फिर भी कुछ कहता तो है, पर यश वो जनाब तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। उनको चाहिए हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट। हो, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, ये दोनों ना कभी कभी भाई लगते हैं, हरकत और एटीट्यूड दोनों ही एक जैसा है। अब इस बात पर साहिल भी एग्री करता था। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं फिर लग जाते हैं अपने काम पर, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। शाम का वक्त हो चुका था, वही कॉलेज का भी छुट्टी हो गया था और यश ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। जाते ही उसका नज़र अमन पर जाता जो उदास हो बैठा था। उसे उदास देख यश का बहुत मन कर रहा था कि उसके पास जाए और पूछे कि उसे क्या हुआ है, पर फिर छोड़ देता ये सोचकर कि पूछने का क्या फ़ायदा जब वो बताएगा ही नहीं। दिल में हल्की सी टीस उठी, लेकिन यश ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और ज़्यादा ना सोचते हुए वह अपना प्रैक्टिस करने लगता है। यश को देख उसका ट्रेनर विद्युत क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, आज तो इसे मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, बहुत अपने डैड के दम पर उल्टा था ना। खुद में ही इतना कहते हुए विद्युत यश की तरफ देख कड़क आवाज में कहता है, यश इधर आओ। विद्युत का बात सुन यश उसके पास जा कहता है, पूरे ग्राउंड का 10 राउंड मार कर आओ, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये सुन यश गुस्से में कहता है, पर उसका क्या ज़रूरत है, मैं फिट हूँ और वैसे भी कंपटीशन आने वाला है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो विद्युत यश की तरफ देख कोल्ड आवाज में कहता है, अगर नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस टीम से निकालता हूँ। विद्युत का कहा बात को सुन सभी हैरान हो जाते हैं। वही अमन भी तब तक वहां आ जाता और विद्युत का बात सुन वो भी हैरान रह जाता है। उस पल पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया था। वही विद्युत अमन की तरफ देख कहता है, अब से तुम कैप्टन हो अमन। एक तो उसे टीम से निकाल दिया, ऊपर से अमन को कैप्टन बना दिया। ये सुन यश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में ही यश कहता है, फाइन, मुझे रहना ही नहीं इस बकवास टीम में और खासकर तुम जैसे ट्रेनर के साथ। इतना कहते हुए यश ग्राउंड से चला जाता है। वही अमन उदास हो खुद में ही कहता है, मैं हमेशा से यही तो चाहता था यश का जगह लेना, आज मिल रहा है तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही, मुझे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है।
वही यश गुस्से में वहां से चला तो गया ताव में आकर, पर फुटबॉल खेलना उसके लिए कितना मायने रखता है ये बात भी वो बहुत अच्छे से जानता था। पर विद्युत का टॉर्चर अब उससे सहा नहीं जा रहा था, तो वह कॉलेज के बाहर ही बेंच पर बैठ सर को झुकाए उदास बैठा था। उसकी आंखों में नमी थी, दिल भारी था और अंदर कहीं टूटने का एहसास था। तभी उसके सामने ईशान खड़ा हो यश के सर पर हाथ रख कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, इतना परेशान क्यों हो? ईशान का आवाज सुन यश अपना सर उठाता है और उसे देख वह खड़ा हो उसके सीने से लग जाता और उदास होते हुए कहता है, मैं टीम से निकलना नहीं चाहता, पर वो विद्युत बार बार मुझे पोक करता रहता है ईशान, मैं क्या करूं? यश को खुद से करीब आता देख ईशान को बहुत सुकून मिल रहा था और वह यश के बाल को प्यार से फेरते हुए प्यार से कहता है, मेरे रहते तुम्हें टीम से कोई नहीं निकाल सकता। आप बच्चे की तरह रोना बंद करो और अभी चलो यहाँ से, बहुत भूख लगा है। तो यश भी उससे दूर हो जाता और ईशान की तरफ देख कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? तो ईशान कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें लेने आया हूँ, कहा था न मॉर्निंग में, शाम को आऊंगा लेने। इतना कहते हुए ईशान यश का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है, फिर कार के अंदर उसे बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा वहां से निकल जाता है। यश के दिल में थोड़ा सुकून आया था, जैसे कोई उसका साथ देने वाला है। दूसरी तरफ तरुण ने ऋतिक को मिलने के लिए बार में बुलाया था ताकि उसके साथ कुछ समय भी बिता ले और बात भी कर सके। प्लान के अकॉर्डिंग ऋतिक के आने से पहले ही तरुण बार पहुंच चुका था और बाहर ही खड़ा हो उसके आने का इंतजार कर रहा था। दिल में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे किसी का इंतजार उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां तारा आ जाती और तरुण को देख उसके पास जा मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है किस्मत हम दोनों को साथ देखना चाहता है, तभी तो हम बार बार मिल जाया करते हैं। वही तरुण अपने आईब्रो को उंचकाते हुए उसकी तरफ देख कहता है, किस्मत या तुम जानबूझकर मुझसे मिलने आ जाया करती हो? और अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट कर कहता है, कहीं तुम मुझे स्टॉक तो नहीं कर रही ना? इरादा क्या है? तारा उसके चेहरे के करीब आ जाती है, उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। ये सुन तारा उसका हाथ पकड़ अपने साथ अंदर खींचते हुए ले चलती और कहती है, अंदर चलो, आराम से बैठकर अपना इरादा बताती हूँ। वही तरुण उसे रोकने का कोशिश करता रहता ये कहते हुए कि ऋतिक ने उसे बाहर ही इंतजार करने को कहा है। पर तारा तो तारा है, वो तरुण का एक नहीं सुनती और तरुण को अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। वही तारा वेटर से ड्रिंक और स्नैक्स लाने को कह देती है, तो वह वेटर भी मुस्कुराते हुए ठीक है कह देता और चला जाता है। बार की हल्की रोशनी, म्यूजिक और आसपास लोगों की आवाजें माहौल को और भी रोमांटिक और खतरनाक बना रही थी। तो तरुण तारा की तरफ देख कहता है, ऋतिक को आने देते हैं तारा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। एक तो पहले ही तुमने उसके आने से पहले ही मुझे खींचकर अंदर ले आई। तरुण का बात सुन तारा चिढ़ते हुए कहती है, वो बेवकूफ भी आ रहा है। बेवकूफ सुन तरुण चिढ़ते हुए कहता है, ऐसे तो मत कहो। तो झट से तारा कहती है, अब बेवकूफ को बेवकूफ ना कहूं तो क्या समझदार कहूं मैं वो। तारा इतना कही ही थी तरुण उसके होंठों पर अपना उंगली रख कहता है, अब एक और वर्ड ऋतिक के खिलाफ नहीं। तो मासूम तारा भी उसका उंगली अपने हाथों से हटा देती और खुद तरुण का हाथ पकड़ कहती है, ओके नहीं कहती, पर तुम प्लीज नाराज मत हो जाना। तो मुस्कुराते हुए तरुण कहता है, नहीं हो रहा। ऐसे ही दोनों बैठे कुछ कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन तारा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि ऋतिक को जलाने का यही सही मौका है। वही तब तक ऋतिक भी बाहर पहुंच चुका था और उसे छोड़ने खुद ध्रुव आया हुआ था। तो ऋतिक कार से उतर खिड़की से ही ध्रुव की तरफ देख कहता है, थैंक यू छोड़ने के लिए, पर भाई को मत बताना कि मैं बाहर आया था, वरना वो मेरा जान ले लेंगे। ऋतिक का बात सुन ध्रुव कहता है, नहीं कहूंगा, बस तुम ड्रिंक मत करना और तुम्हें लेने मैं खुद आ जाऊंगा ओके। तो ऋतिक भी एक बड़ा सा मुस्कान के साथ ओके कह देता है। बाहर तरुण को खड़ा ना देख ऋतिक को गुस्सा आ जाता और वह भी अंदर चला जाता है। उसके दिल में कहीं डर था कि तरुण शायद सच में उसे मिलने नहीं आया। तभी तारा को ऋतिक आता हुआ दिखता और वह अपने आंखों को कस के बंद कर चीखते हुए कहती है, ऋतिक लगता है मेरे आंखों में कुछ चला गया है, तुम देख सकते हो क्या? तो तरुण भी थोड़ा परेशान हो जाता और उसके करीब जा कहता है, हाँ क्यों नहीं। इतना कहते हुए उसके आंखों में देखने लगता और फूंकता भी है। वही ऋतिक तरुण को ही ढूंढ रहा था कि वो बैठा कहाँ है। तभी उसे तरुण नजर आता तारा के साथ, वो भी बहुत करीब। ये देख ऋतिक को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह खुद में ही कहता है, अब समझ आया, तरुण यहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि तारा के लिए आया था,
और मैं बेवकूफ़ भाई से झूठ कहकर आया हूँ ये सोचकर कि तरुण मुझसे मिलना चाहता है। इतना कहते हुए वह पलट कर वापस जाने को था, फिर थोड़ा देर तक सोचते हुए कहता है, लेकिन मैं क्यों जाऊं और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके दिल में जलन और दर्द साफ महसूस हो रहा था। इतना कहते हुए ऋतिक उन दोनों के पास जा तरुण को तारा से दूर कर मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स यार, अगर तुम दोनों को रोमांस करना है तो बंद कमरे में करो। इस बार में भी रूम अवेलेबल हैं, अगर चाहो तो वहां जा सकते हो। ऋतिक का बात सुन गुस्से में तरुण कहता है, हम कुछ भी नहीं कर रहे और करेंगे तो तुम्हें बताने का जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ करना चाहिए। तो ऋतिक भी आगे कुछ ना कहते हुए सोफे पर बैठ जाता है। वही तारा उन दोनों का हालत देख मजे ले लेकर आराम से बैठे ड्रिंक कर रही थी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी, उसे दोनों को जलते देख मजा आ रहा था और ड्रिंक करते हुए खुद में ही कहती है, जब तक इस बेवकूफ़ ऋतिक को ये एहसास ना करा दूं कि वो भी तरुण को पसंद करता है, तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकती। खुद में ही इतना कहते हुए वह तरुण की तरफ देख कहती है, चलो ना तरुण, हम भी डांस करते हैं। वैसे तो तरुण का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था डांस करने का, पर ऋतिक का सड़ा खुश चेहरा देख वो खड़ा हो कहता है, बिल्कुल चलते हैं ना, वैसे भी किसी को देखकर मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ। इतना कहते हुए तरुण तारा के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो। तो तारा भी मुस्कुराते हुए तरुण का हाथ थाम लेती और फिर दोनों चले जाते हैं डांस फ्लोर पर। लाइट्स, म्यूजिक और लोगों की भीड़ के बीच दोनों बेहद करीब थे। उन दोनों को साथ देख ऋतिक को बहुत जलन हो रहा था, पर उसे ये समझ भी नहीं आ रहा था कि तरुण को किसी और के साथ देख आखिर उसे जलन हो क्यों रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मुट्ठियां भींच गई थीं और आंखों में अजीब सा दर्द था। वही तरुण और तारा एक दूसरे के बाहों में खुश हो डांस किए जा रहे थे और ऋतिक अपने हाथ का मुट्ठी बांध अपने गुस्से को कंट्रोल किए जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका अपना उससे दूर जा रहा है। दूसरी तरफ अबीर अपने रूम में बैठे हेडफोन को अपने कानों पर लगाए एक रोमांटिक गाने पर डांस कर रहा था। अबीर डांस बहुत ज़्यादा अच्छा करता था और वो हमेशा से एक डांसर ही बनना चाहता था, पर अपने इस टैलेंट के बारे में उसने कभी भी आर्यन को नहीं बताया था और ना ही कभी बताना चाहता था। उसे डर था कि आर्यन उसे जज करेगा या कमज़ोर समझेगा। वही आर्यन भी अपने मेंशन पहुंच चुका था और अबीर को ढूंढते हुए उसके रूम के पास आ दरवाज़ा नॉक करता है, पर कानों में हेडफोन होने के कारण उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो आर्यन दरवाज़ा खोल अंदर आ जाता है और अबीर को इतना अच्छा डांस करता देख उसका आंख फटा का फटा रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अबीर के अंदर इतना टैलेंट छुपा है। उसका दिल कहीं गर्व से भर गया तो कहीं जेलसी और पॉसेसिवनेस भी महसूस हुआ। वही इस बात से अनजान अबीर अपने डांस में खोया था। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि आर्यन उसे देख रहा है। उसके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में सपने थे और हर मूवमेंट में पैशन झलक रहा था। आर्यन कुछ पल तक बस उसे देखता ही रह जाता है, जैसे किसी खूबसूरत सीक्रेट को अचानक जान लिया हो। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठ रहा था, ये लड़का मेरा है और ये दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा पॉसेसिव ख्याल उसके मन में आता है। आर्यन दीवार पर ही लग खड़ा हो मुस्कुराते हुए अबीर को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर मूवमेंट, हर स्टेप को अपने दिल में कैद कर लेना चाहता हो। तभी गाने का लास्ट लाइन खत्म होता है और अबीर रुकते हुए पीछे पलटता है। सामने खड़े आर्यन को देख वह झट से कहता है, क्या आप? तो आर्यन मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और प्यार भरे अंदाज में उसके सर पर अपना हाथ रख कहता है, मुझे नहीं पता था मेरा अबीर इतना अच्छा डांस करता है। मेरा अबीर। ये शब्द सुनते ही अबीर का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है और वह शर्म से अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। उसके लिए आर्यन का ये अपनापन किसी नशे से कम नहीं था। वही आर्यन बेड पर बैठता है और थोड़ा गंभीर होकर कहता है, कल से तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब से तुम कॉलेज जाओगे। ये सुनते ही अबीर का दिल जैसे टूट सा जाता है। उसकी आंखों में उदासी भर जाती है और वह धीरे धीरे आर्यन के पास जाकर कहता है, पर मुझे कॉलेज नहीं जाना। अबीर को ना करता देख आर्यन चिढ़ते हुए कहता है, क्यों नहीं जाना तुम्हें कॉलेज? आर्यन के सवाल को सुन अबीर खुद ही सवाल कर बैठता है, मेरा कॉलेज जाना इतना जरूरी क्यों है? तो आर्यन झट से कहता है, ताकि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, तुम आगे जाकर जॉब करो, तुम वो करो जो तुम्हें करना है। आर्यन की बातों में प्यार भी था और फिक्र भी, लेकिन अबीर के दिल को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, आर्यन। आर्यन का पूरा बात सुन अबीर बेहद करीब जाकर कहता है,
मैं आपके साथ अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता हूँ और सिर्फ आपका होकर रहना चाहता हूँ। अबीर का यूं करीब आना, उसकी आंखों में वो मासूम लेकिन गहरी चाहत देख आर्यन का कंट्रोल टूटने लगता है। उसके हाथ अपने आप अबीर के चेहरे पर चले जाते हैं और वह उसके होठों के करीब जाने लगता है। वो किस करने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए आर्यन अचानक उससे दूर हो जाता है। अपने अंदर उठते तूफान को रोकते हुए खड़ा होकर कड़क आवाज में कहता है, कल से टाइम से कॉलेज जाने के लिए निकल जाना। इतना कहते ही वह जाने लगता है। तभी अबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर था। वह उदास होकर कहता है, आप मेरे करीब आकर मुझसे हमेशा ही दूर क्यों चले जाते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनने के बाद भी आर्यन उसका हाथ छुड़ाकर जाने लगता है और दरवाजा खोलता ही है कि गुस्से में अबीर चिल्लाते हुए कहता है, अगर आज आप मेरे रूम से गए तो दोबारा मैं कभी आपको अपने करीब नहीं आने दूंगा और मूव ऑन कर किसी और के साथ रहने चला जाऊंगा। अबीर का ये कहना आर्यन के दिल पर किसी वार की तरह लगता है। उसका गुस्सा, जलन और डर सब एक साथ उमड़ पड़ता है। गुस्से में वह दरवाजे को कस के पटक कर लॉक कर देता है और तेज कदमों से अबीर के पास आकर उसे बेड पर धक्का दे देता है। खुद उसके ऊपर झुककर अबीर के दोनों हाथ ऊपर पकड़ते हुए कड़क आवाज में कहता है, फाइन, तुम यही चाहते हो ना, तो यही सही। आर्यन को ऐसे देख अबीर को डर लगने लगता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह मासूम आवाज में कहता है, के पहले हम आराम से बात कर लेते हैं। लेकिन आर्यन इस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं था। दूर जाने की बात सुनकर वैसे भी उसे गुस्सा आता था और आज अबीर ने किसी और के साथ रहने की बात कर दी थी। तो बिना कुछ सुने वह उसके होठों पर अपना होठ सटाकर पैशनेटली किस करने लगता है। आर्यन का किस इतना गहरा और तीव्र था कि अबीर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन वह खुश भी था। उसे लग रहा था कि आर्यन उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वह सारी तकलीफ भूलकर आर्यन के किस में खो जाता है। वही आर्यन गुस्से में इस कदर चूर था कि उसे कुछ होश ही नहीं था। लगातार 1 घंटे तक उसके होठों को किस करने के बाद वह उससे दूर हो जाता है। तब जाकर अबीर गहरी सांस लेता है। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अबीर की हालत देख आर्यन उससे दूर होकर कहता है, बस इतना ही हिम्मत है। अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम्हारा ये हाल है। ये सुन अबीर आर्यन की गर्दन पकड़कर अपनी तरफ झुका देता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरी चाहत थी। वो कहता है, आपको जो करना है मेरे साथ कर सकते हो, बस मुझे आपके साथ रहना है। अबीर की बात सुन आर्यन चिढ़ते हुए कहता है, सोच लो, बहुत दर्द होगा। तो मुस्कुराते हुए अबीर कहता है, आपके लिए मैं सारे दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। अबीर का ये बोल्डनेस देख आर्यन से कंट्रोल कर पाना और भी मुश्किल हो गया था। उसके अंदर का तूफान और भी भड़क उठा। वह अपना टी शर्ट निकालकर जमीन पर फेंक देता है। वही अबीर बस आर्यन की बॉडी को ही घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में चाहत और प्यार दोनों थे। वही आर्यन एक बार फिर अबीर के होठों को किस करने लगता है। उसके होठों को किस करने के बाद उसके गर्दन को किस करने लगता है। फिर उसके भी टी शर्ट को निकालकर उसके पूरे शरीर को किस करने लगता है। रात का 10 बज चुका था। मुंबई की चमचमाती सड़कों पर रात की रोशनी किसी सपने की तरह बिखरी हुई थी। शहर की हवा में एक अलग ही नशा था, जैसे हर कोना किसी कहानी का हिस्सा हो। वही ईशान यश को अपने साथ देने के लिए मुंबई के सबसे बड़े से रेस्टोरेंट में ले आता है और फिर दोनों ही अपनी कार से उतर जाते हैं। कार से उतरते ही ईशान यश का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अंदर ले जाता है, जैसे उसे दुनिया से छीनकर सिर्फ अपने लिए रखना चाहता हो। और फिर एक बड़े से गार्डन एरिया में जा उसके लिए चेयर खिसका देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बैठो बेबी बॉय। ईशान की आवाज में अजीब सी गर्मजोशी और अधिकार दोनों थे, जैसे यश उसके लिए कोई कीमती चीज हो। वही यश गुस्से में कहता है, कहा ना मुझे बेबी बॉय बुलाना बंद कर दो। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, लेकिन उसके गुस्से में भी एक मासूमियत झलक रही थी। तो ईशान यश का कंधा पकड़ मुस्कुराते हुए ही कहता है, तुम मेरे हो तो क्या फर्क पड़ता है मैं तुम्हें यश बुलाऊं या बेबी बॉय। इतना कहते हुए ईशान भी यश के सामने वाले चेयर पर आराम से बैठ जाता है। गार्डन एरिया पूरा सजा हुआ था। सफेद रोशनी, फूलों की खुशबू, धीमा म्यूजिक और रात की ठंडी हवा, सब कुछ किसी रोमांटिक फिल्म की सीन जैसा लग रहा था। और वहां उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये देख यश ईशान की तरफ देख कहता है, यहाँ कोई और क्यों नहीं है, सब कहीं गए हैं क्या? यश के मासूमियत भरे सवाल को सुन ईशान यश की तरफ झुककर मुस्कान के साथ कहता है, मुझे अपने बेबी बॉय के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना था, इसलिए ये पूरा रेस्टोरेंट आज के लिए ईशान कश्यप के नाम पर बुक्ड है।
ये सुन यश का दिल हल्का सा जोर से धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि ईशान कितना पॉसेसिव और पावरफुल है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां का मैनेजर 5 वेट्रेस के साथ वहां ईशान के सामने अपना सर झुका ग्रीट करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम ईशान सर, आप अपना ऑर्डर इस वेट्रेस को दे दीजिए। ईशान को इतना अच्छा ग्रीट करता देख यश हैरानी से बस उन सभी लड़कियों को ही घूरे जा रहा था। वही ईशान यश की तरफ देख कहता है, अपना ऑर्डर दो बेबी बॉय। ईशान का कहा यश सुन चुका था पर फिर भी कोई जवाब न दे वो पांचों में से खड़ी एक वेट्रेस जो बेहद ही खूबसूरत थी, यश उस वेट्रेस को ही घूर रहा था। उसकी आंखों में अनजानी उत्सुकता और शायद हल्की सी जलन भी थी। यश का यूं उस लड़की को घूरना ईशान के दिल को जला रहा था। एक तो सुबह ही यश ने एक लड़की के साथ किस किया हुआ फोटो भेजा था और अब उस वेट्रेस को घूर रहा था। ये देख ईशान यश की तरफ देख कोल्डली कहता है, तुम्हें अपना ऑर्डर देना है या? वो इतना कहा ही था कि चिढ़ते हुए यश कहना शुरू कर देता है, मुझे मशरूम चिल्ली, बटर नान के साथ चिकन बिरयानी खाना है और डेजर्ट में चॉकलेट केक। यश का ऑर्डर सुन ईशान वेट्रेस की तरफ देख कहता है, मशरूम चिल्ली और चॉकलेट केक के जगह आप पनीर चिल्ली कर दीजिए और फ्रूट केक और सारा खाना 2 प्लेट। ईशान का ऑर्डर सुन यश मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, इस खड़ूस को आज भी याद है मुझे मशरूम से एलर्जी है और मैं चॉकलेट केक नहीं खाता। तो वेट्रेस भी मुस्कुराते हुए जी सर कहते हुए चली जाती है और वह अब भी 2 लड़कियां मौजूद थी जिनमें से एक लड़की वही थी जिसे यश घूर रहा था। तो ईशान उन दोनों की तरफ देख कड़क आवाज में कहता है, आप दोनों का जरूरत होगा तो मैं बुला लूंगा, आप दोनों जा सकती है। ये सुन वो दोनों भी अपना सर झुका चली जाती हैं। तो यश ईशान की तरफ देख कहता है, तुम यहाँ पहले भी आए हो क्या? यहाँ का मैनेजर भी तुम्हें जानता है? तो मुस्कुराते हुए ईशान कहता है, हाँ आया हूँ कई बार। और फिर चेयर पर आराम से लग कहता है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरा ही है। ये सुन यश हैरान हो कहता है, ये तुम्हारा है? तो मुस्कुराते हुए ईशान कहता है, बाहर आए के नाम नहीं देखा? ये सवाल पूछ ईशान खुद ही जवाब देता है, हाँ मुझ पर से नजर हटे तब न तुम कुछ और देखोगे। ईशान का बात सुन यश अपने आंखों को रोल कर कहता है, तुम इतने भी हैंडसम नहीं दिखते जो रात दिन तुम्हें ही देखूंगा और वैसे भी एक बार मेरे डैड जेल से वापस आ जाए फिर मैं तुम्हारा दोबारा शक्ल तक नहीं देखूंगा। यश का कहा बात को सुन ईशान क्रूर मुस्कान अपने होठों पर लिए कहता है, और अगर तुम्हारे डैड कभी बाहर आए ही नहीं तो यश गुस्से में खड़ा हो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे डैड को बाहर लाने में हेल्प करोगे। वही ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा हर बात तुम कितना जल्दी मान लेते हो तुम बेबी बॉय। ये सुन यश को और गुस्सा आने लगा और वही ईशान के पास जा अपना उंगली उसकी तरफ पॉइंट कर चिल्लाते हुए कहता है, तुम बहुत घटिया हो, मुझे तुम्हारा भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। इतना कहते हुए वह गुस्से में जाते हुए कहता है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और पलट जाने को था। तभी ईशान यश का कलाई पकड़ उसे खींचते हुए अपने गोद में बैठा लेता है और उसके होठों के करीब जा पेशेंटली चूमने लगता है। वही यश उसे खुद से दूर करने का कोशिश नहीं करता इस बार, क्योंकि उसे भी अच्छे से ये बात पता था जितना ज़्यादा वो दूर जाने का कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा ईशान का किस पैशनेट होता चला जाएगा। तो यश भी लग जाता उसे किस करने में। वही तब तक सारे वेट्रेस भी डिनर लेकर पहुंच चुकी थी और जैसे ही उन सब का नज़र दोनों के किस पर जाता सभी हैरान हो बस उन दोनों को ही देखने लगती हैं। सबका चेहरा लाल हो चुका था। तो उनमें से एक लड़की बस खांसने का नाटक करती है ताकि उन्हें पता चले कि हम आ गए हैं। लड़की का खांसने का आवाज़ सुन दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वही यश का चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था और बेचारा का हिम्मत ही नहीं हो रहा था अपना सर उठाने का। तो वह सर झुकाए ही अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। पर बेशरम ईशान उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह आराम से चेयर पर लद यश का लाल चेहरा ही देखे जा रहा था, जैसे उसे यश को शर्मिंदा देखना बहुत पसंद हो। तो वह वेट्रेस भी मुस्कुराते हुए खाना टेबल पर सर्व कर देती है। वही उनमें से एक लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, एंजॉय योर डेट सर, और फिर सभी वहां से चली जाती हैं। ये सुन यश ईशान की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या? तो मुस्कुराते हुए ईशान कहता है, मुझे कंट्रोल करना चाहिए क्या? ईशान के बातों को इग्नोर कर यश अपना सर झुका खाना खाने लगता है। वही ईशान भी खाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बार में तरुण और तारा अब भी एक दूसरे के साथ चिपक कर डांस कर रहे होते हैं। म्यूजिक की तेज धुन, रंगीन लाइट्स और भीड़ की आवाज, सब कुछ बहुत शोरगुल भरा था। और उन दोनों को देख ऋतिक को बहुत गुस्सा आ रहा था।
तो वहाँ अपना हाथ का मुट्ठी बंद गुस्से में ही कहता है, मुझे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा तरुण को इस तारा के साथ देखकर। अब इसका जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं था, तो ज्यादा ना सोचते हुए उसने सोचा कि उन दोनों की नजरों से दूर जाने में ही भलाई है। तो वह गुस्से में खड़ा हो एक बार तरुण की तरफ देखता है जो अब भी तारा के साथ था और जाने लगता है। तभी तारा का नजर ऋतिक पर जाता और वह तरुण की तरफ देख कहती है, बहुत डांस कर चुके, अब बैठ कुछ खा लेते हैं। तो तरुण भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है और दोनों वापस आने लगते हैं। उन दोनों को वापस आता देख ऋतिक वापस छत से सोफे पर बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी। ऋतिक को फिर से बैठता देख तारा के होठों पर मुस्कान छा जाती है और वह अपने मन में ही कहती है, मेरा प्लान काम कर रहा है, इस बेवकूफ को जलन होने लग गया है, अब आएगा मजा। इतना कहते हुए वह ऋतिक के बगल में बैठ जाती है, जानबूझकर थोड़ा उसके करीब खिसकते हुए, ताकि उसे और भी चिढ़ाया जा सके। वह ऋतिक की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ऋतिक गुस्से में ना कह देता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह किसी भी हाल में अपनी जलन जाहिर नहीं करना चाहता। वही तरुण हल्के मजाकिया अंदाज में कहता है, तारा, मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर कर दो, वो भी तुम्हारी पसंद का, क्योंकि मैं थोड़ा चूजी हूँ। तो मुस्कुराते हुए तारा कहती है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं थी तरुण, मैं खुद तुम्हारे लिए ऑर्डर करने जा ही रही थी। तो अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए तरुण उसके कोमल गालों को पिंच करते हुए कहता है, तुम कितनी स्वीट हो तारा, थैंक गॉड कि मुझे तुम मिली। ये सुन तारा का तो दिल कर रहा था कि वह तरुण के सामने ही बैठी रहे, रात भर उससे बातें करे, उसकी हर बात सुने और उसे जाने। जितना ज्यादा वो तरुण के करीब जा रही थी उतना ही तरुण उसे अच्छा लगता जा रहा था। वही मासूम तारा एक पल के लिए तरुण की आंखों में डूब जाती है और उसके आंखों में तरुण का चेहरा ऐसे बस जाता है जैसे कोई सपना हो। और यही सब ऋतिक देख रहा था। तरुण का चेहरा तारा की आंखों में देखकर उसे अंदर से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे धीरे धीरे खो रहा हो। तभी तरुण तारा के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, कहाँ खो गई तारा। वही तारा अपने सेंस में आ खड़ी होती है और हकलाते हुए कहती है, कहीं नहीं, मैं आती हूँ खाना ऑर्डर कर, यहाँ कोई वेटर नहीं दिख रहे हैं। इतना कहते हुए तारा चली जाती है। वही उन दोनों को इतना करीब आता देख और तरुण का कहा हुआ बात सुन ऋतिक को और गुस्सा आने लगता है। वह तरुण की तरफ देखकर कुल्दली कहता है, तुम कब से चूजी बन गए, वैसे तो मेरे लिए सारा खाना तुम ही ऑर्डर किया करते थे। उसकी बात सुन तरुण मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, पर हमेशा हर चीज तुम्हारे लिए मैं ही करता था, तुम नहीं। और आज कोई और करने को रेडी है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऋतिक गुस्से में कहता है, लिसन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। तो तरुण मुस्कुराते हुए कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। वही ऋतिक झट से कहता है, क्योंकि तुम मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाए ताकि तुम तारा के साथ मिलकर मुझे जेलेस फील करवा सको। उसकी बात सुन तरुण हैरान हो जाता है और गुस्से में ही कहता है, मैं तारा को यहाँ नहीं बुलाया था, वो पहले से ही यहाँ मौजूद थी, मैं तो। वो इतना कहा ही था कि ऋतिक झट से तरुण का हाथ पकड़कर कहता है, अगर उसे यहाँ नहीं बुलाए हो तो चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त। उसकी बात सुन हैरानी से तरुण कहता है, पर क्यों, ज्यादा सवाल मत करो और तारा के आने से पहले जल्दी चलो। इतना कहते हुए ऋतिक तरुण का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। तो गुस्से में तरुण उसका हाथ हटाकर कहता है, अगर जाऊंगा तो तारा को बताकर जाऊंगा, ऐसे नहीं। ये सुन ऋतिक को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तुम्हारे लिए वो लड़की इतना ज्यादा जरूरी हो गई है। तो चिढ़ते हुए तरुण कहता है, उस लड़की का नाम तारा है और वो मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ, तुम्हारी तरह। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि तब तक तारा आ जाती है और दोनों की तरफ देखकर कहती है, सब ठीक है ना, तुम दोनों खड़े क्यों हो, जाने की प्लानिंग कर रहे हो क्या। तो मुस्कुराते हुए तरुण ना कह देता है और तारा के साथ ही बैठ जाता है। वही ऋतिक गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसे जाता देख तारा तरुण की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए तरुण। तो तरुण मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, जाने दो उसे अकेला, तभी वो खुद का फीलिंग समझ पाएगा। तो तारा भी मुस्कुराते हुए कहती है, तुमसे दूर जाने के गम में एक दिन पागल हो जाएगा वो। फिर अपने पुराने दिनों को याद कर तरुण कहता है, एक वक्त में मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था तारा, जब भी ऋतिक किसी के करीब जाता था तो मैं पागल हो जाता था। मुझे भी खुद का फीलिंग का एहसास नहीं था,
पर जब हुआ तब तक ऋतिक मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका था और मैं अपना फीलिंग उसे बता भी नहीं सकता था, इस डर से कि कहीं मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को खो ना दूं। तरुण की बात सुन तारा को बहुत बुरा लग रहा था तरुण के लिए, और दूसरी तरफ वो परेशान थी अपनी बढ़ती हुई फीलिंग से जो तरुण की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह भी किसी ऐसे रिश्ते में फंस रही है जहां प्यार और दोस्ती के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाएगा? क्या तारा अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर पाएगी? खुद में ही ये सवाल कर तारा तरुण की आंखों में देखती रहती है, जैसे उसकी आंखों में अपने दिल का जवाब ढूंढ रही हो। ये रात ऐसे ही बीत जाता है और सुबह का वक्त हो चुका था। वही एक बड़े से विला में सोफे पर बैठा एक आदमी जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, वो भी अपने चेहरे को ढके हुए आराम से गद्देदार सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही डर और सत्ता दोनों झलक रहे थे। तभी एक गार्ड उसके पास आकर कहता है, बॉस, अमन आ गया है। ये सुन वह आदमी कड़क आवाज में कहता है, ठीक है, अंदर भेजो उसे। तो वह गार्ड भी ओके बॉस कहते हुए बाहर जाता है और अमन की तरफ देखकर कहता है, बॉस तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। अमन इस बार डरते हुए नहीं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चला जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर मजबूती थी। अंदर जाकर वह अपने बॉस के सामने खड़ा होकर कहता है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप साहिल के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर मुझे धमकी देने का क्या मतलब है? अमन की बात सुन उसके बॉस कड़क आवाज में कहते हैं, लगता है उस साहिल के साथ रहते रहते तुम बोलना भी सीख गए हो। और खड़ा होकर अमन के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जिस साहिल की वजह से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, वो तुम्हारे साथ सिर्फ ईशान के कहने पर था। और जिस दिन ईशान का मकसद पूरा हो जाएगा, उस दिन साहिल भी तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा। ये सुन अमन थोड़ा उदास हो जाता है। अब होता भी क्यों नहीं, सच वो भी अच्छे से जानता था कि साहिल ईशान के कहने पर ही उसे अपने साथ रखा था। उसका दिल कहीं अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करता है। अमन को उदास देख उसके बॉस वापस अपने चेयर पर बैठते हैं और क्रूर मुस्कान अपने होठों पर लिए कहते हैं, साहिल को भूलकर सिर्फ मेरा कहा बात मानो, आखिर तुम्हें तो मल्होत्रा से अपना बदला लेना है। अमन बहुत कंफ्यूज था, पहले वो साथ दे या नहीं दे, क्योंकि साहिल के आने से उसका दिल धड़कना शुरू कर दिया था और वह पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा था। अब वो सिर्फ बदले के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि किसी के लिए महसूस करने लगा था, जो उसके लिए खुद एक खतरा बन रहा था। उसे कंफ्यूज देख वो आदमी कड़क आवाज में कहता है, मेरा कहा बात मान लो अमन, और जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, वरना मैं तुम्हारे साहिल को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। तो गुस्से में अमन कहता है, मुझे क्या करना होगा? वही हंसते हुए वह आदमी कहता है, मेरे कहने पर तुम साहिल से दूर हुए थे ना, अब तुम उसके पास वापस जाओगे और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो अमन भी ओके बॉस कहते हुए जाने को था, तभी उसके कानों में उस आदमी की कड़क आवाज आती है, मत भूलना अमन, मेरी वजह से तुम यहाँ खड़े हो, वरना उन लोगों ने तुम्हें कब का छोड़ दिया था। ये सुन अमन को गुस्सा आ जाता है और वह पलट कर कहता है, नहीं भूला हूँ बॉस। इतना कहते हुए वह चला जाता है। उसके जाते ही वह आदमी गुस्से में खड़ा होकर ईशान के मॉम डैड की तस्वीर को छूते हुए कहता है, जैसे सालों पहले मैंने तुम दोनों को मारा था, ठीक उसी तरह अब तुम्हारे बेटे को मारूंगा। जीना मुश्किल कर दिया है उसने। और फिर एक गार्ड की तरफ देखकर कहता है, इस अमन पर नजर रखना। तो वह गार्ड भी ओके बॉस कह देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वह आदमी शीशे के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे से वो मास्क हटाता है और कहता है, मेरा हर एक राज और ये चेहरा अमन के अलावा और कोई नहीं जानता। उसे अपने काबू में रखकर रखना होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि साहिल के चक्कर में वो मुझे ही धोखा दे दे। खुद में ही इतना कहते हुए वह आदमी बाहर चला जाता है। वही अमन, उसने हाँ तो कह दिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि साहिल से इतना सारा बकवास बात कहने के बाद किस मुंह से उसके पास दोबारा जाए। उसका दिल उसे साहिल के पास खींच रहा था और दिमाग उसे अपने बॉस के पास वापस ले जा रहा था। तो ज्यादा ना सोचते हुए वह ऑटो को रुकवा कर उसके अंदर बैठ जाता है और कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ईशान भी अपने ऑफिस गया हुआ था, तभी उसके फोन में एक नंबर से कॉल आता है। नंबर से कॉल आता देख ईशान फोन उठा अपने कान में लगाकर हेलो कहता है। तभी दूसरी साइड से एक मीठी आवाज आती है, हेलो मिस्टर ईशान कश्यप, कैसे हो आप? किसी लड़की की आवाज सुन ईशान कहता है, तुम कौन? वही वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है,
इतनी जल्दी अपने पहले प्यार को भूल गए। तो चिढ़ते हुए ईशान कहता है, व्हाट, कौन बोल रही हो तुम? तो वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इतना कहते हुए वो कॉल काट देती है। वही गुस्से में ईशान उस नंबर को ब्लॉक कर देता है और वापस अपना काम करने लगता है। सामने बैठा साहिल जो ईशान की बात सुन रहा था, वही ईशान की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ बॉस, कौन था? तो ईशान साहिल की तरफ देखकर कहता है, था नहीं, थी, कोई लड़की थी, बकवास कर रही थी कि वो मेरा पहला प्यार है। ये सुन साहिल भी मुस्कुराने लगता है। उसे मुस्कुराता देख ईशान चिढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हें क्यों हंसी आ रहा है? तो साहिल झट से कहता है, हर जगह आपके आशिक भरे पड़े हैं। उसकी बात सुन ईशान कहता है, मेरी छोड़ो, तुम अमन पर फोकस करो। तो उदास हो साहिल कहता है, पूरे 2 दिन हो गए और वो आया ही नहीं। और कुछ सोचते हुए कहता है, मैं जाऊं उसे लेने, उससे बात करने। तो ईशान झट से कहता है, नहीं साहिल, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा, इंतजार करो। वही साहिल कहता है, अगर नहीं आया तो? फिर ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, वो जरूर आएगा, अपनी मर्जी से या किसी और के कहने से। तो साहिल भी बस हम कह देता है। शाम का वक्त हो चुका था। कॉलेज से सभी निकल ही रहे थे कि यश कार्तिक को खींचकर अपने साथ नायर से थोड़ा दूर ले जाता है। वही कार्तिक यश की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? तो यश झट से कहता है, आज नायर की मॉम का बर्थडे है, तो वो उदास होगी, इसलिए तुम उसे कहीं घुमाने ले जाओ और उसके साथ ही रहो। यश की बात सुन कार्तिक भी मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कह देता है, ये बताने के लिए। फिर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। तो नायर भी कॉलेज से निकल चुकी थी कार्तिक के साथ और दोनों सनशाइन कैफे में बैठे थे। आज नायर थोड़ी उदास नजर आ रही थी। कार्तिक उसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, यश को लेकर परेशान हो? ये सवाल सुन नायर झट से कहती है, नहीं, मैं वो आज। इतना कहते हुए वह रुक जाती है। तो कार्तिक उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और तुम उन्हें याद कर रही हो ना? तो हैरानी से नायर कार्तिक की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें किसने बताया? तो मुस्कुराते हुए कार्तिक कहता है, यश के अलावा कोई और है क्या जो तुम्हें इतने अच्छे से जानता हो? तो मुस्कुराते हुए नायर कहती है, वो तो है। वो सिर्फ मेरी ही नहीं, सबका फिक्र करता है, चाहे वो कोई भी हो। और थोड़ा उदास होकर कहती है, इतने प्रॉब्लम में होने के बाद भी वो दूसरों की फिक्र करता है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, क्या ईशान सच में उसके साथ सिर्फ प्यार का दिखावा कर रहा था या फिर कोई और बात है? काफी देर तक सोचने के बाद कार्तिक कहता है, मैं ईशान को काफी टाइम से जानता हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है। शायद ये सब करने का कोई खास वजह होगा, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने सच्चा प्यार देखा है यश के लिए। अब इस बात पर तो नायर भी एग्री करती थी। कुछ देर दोनों बातें करते हैं, फिर कार्तिक नायर के लिए खाने का कुछ लाता है और दोनों साथ ही खाने लगते हैं। दूसरी तरफ ईशान अमन का बाहर ही कार पर खड़ा हो इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से यश आता हुआ दिखाई देता है और उसके पीछे पीछे अमन भी आ रहा था। ईशान को देख अमन गुस्से में यश को धक्का दे उसके आगे चला जाता है। ये देख यश को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी भागता हुआ अमन के पास जाकर उसके पैर पर एक लात कसकर मार देता है। तो अमन पीछे पलटकर गुस्से में यश का कॉलर पकड़कर कहता है, तुमने मुझे लात से क्यों मारा? वही यश भी उसका कॉलर पकड़कर कहता है, शुरुआत तुमने किया था, मुझे धक्का देकर। दोनों ही एक दूसरे का कॉलर पकड़कर झगड़ने लगते हैं। उन दोनों का कैट फाइट देख ईशान उन दोनों के पास जाकर एक दूसरे से अलग कर चिल्लाते हुए कहता है, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? तो झट से यश कहता है, इसने पहले मुझे धक्का दिया, मैं तो आराम से आ रहा था। वही अमन भी ईशान की तरफ देखकर कहता है, गलती से लग गया था, पर उसने मुझे जानबूझकर लात से मारा। अमन को अपने ईशान से बात करता देख यश ईशान का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है और होठों पर क्यूट सा पाउट बनाकर कहता है, तुम मेरे हो ना, तो तुम्हें सिर्फ मेरा बात सुनना चाहिए। यश का मासूम चेहरा देख ईशान उसके आंखों में ही खो जाता है। वही गुस्से में अमन उन दोनों को इग्नोर कर जाने को था, तभी ईशान उसकी तरफ देखकर कहता है, अगर साहिल से मिलना चाहते हो तो मिल लो, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है। पिछली बार भी ईशान ने उससे ऐसा ही झूठ कहा था और आज भी कह रहा था। ये सोचकर वह ईशान की बातों का कोई जवाब नहीं देता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाते ही यश ईशान की तरफ देखकर कहता है, वो साहिल के पास क्यों जाएगा?
तो ईशान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उसका नहीं, सिर्फ मेरा फिक्र करो। और उसका हाथ पकड़कर उसे कार के पास ले जाता है। कार का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टार्ट कर कॉलेज से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद यश ईशान की तरफ देखकर कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? ये मेंशन जाने का रास्ता तो लग नहीं रहा। इफ यू लाइक माई स्टोरी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।